गजेंद्रपुरम नाम के एक गांव में गजेंद्र नाम का एक मोटा सा लड़का रहता था। गजेंद्र बचपन से ही बहुत मोटा बच्चा रहा है। इतना मोटा होने के बावजूद भी वो हर काम में होशियार ही रहता है, लेकिन हमेशा उसे लोग सताते ही रहते हैं। अरे अरे, वो उधर देखो, आ रहा है हमारा रोड रोलर। जल्दी से बाजू हट जाओ, उससे टकरा गए तो हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, बता रहा हूँ। ये काम करते, उसे टक्कर मारने के बाद जो भी नीचे गिरे बिना खड़ा रहेगा उसे 100 रुपए का इनाम देते हैं। ऐसे उन सब की बातें सुन रहा था गजेंद्र। ऐसे ही बहुत ही दुखी होता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं कह पाता है, इसलिए चुपचाप चला जाता है। ऐसे घर पहुंचकर बहुत ही परेशान होते हुए घर के पास बैठता है गजेंद्र। उसे ऐसे देखकर उसकी माँ भी बहुत दुखी होती है। क्या बात है बेटा, फिर से किसी ने कुछ कहा क्या, या फिर से कुछ हुआ है? बचपन से देख ही रहे हो ना माँ, फिर से ऐसे अनजान बनकर क्यों पूछ रहे हो कुछ हुआ है कहकर? वो लोग कुछ भी कहे बिना कैसे रहेंगे बताओ? ऐसे कहते हुए बहुत दुखी होने लगता है गजेंद्र। ऐसे वो उस दिन से खाना खाना भी पूरा कम कर देता है और हर रोज अपना वजन कम करने के लिए मेहनत करता रहता है, लेकिन उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आता है। वो सब देखकर गजेंद्र की माँ, बेटा गजेंद्र, तुम बचपन से ही इतने मोटे हो, अब अचानक से बदलने की कोशिश करोगे तो ये मुमकिन नहीं होता है बेटा। कुछ शरीर ऐसे ही होते हैं, वैसे भी तुम आलसी नहीं हो, तुम बाकी लोगों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए, लेकिन औरों की बातें सुनकर अपनी तबीयत क्यों खराब कर रहे हो और जिंदगी भी खराब कर रहे हो? ऐसे अपनी माँ के कही हुई बातें सुनने के बाद गजेंद्र का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ऐसे किसी भी काम में ज्वाइन होने के लिए जाता है, कितना फिरने पर भी उसे कोई नौकरी नहीं देते हैं। आखिर में खेत का काम करने के लिए जाता है। जग्गैया चाचा, कैसे हो? देखकर बहुत दिन हो रहे हैं, कैसे चल रहा है? ऐसी बातें करते हुए जग्गैया के खेत में चलकर आ रहा था गजेंद्र। ऐसे गजेंद्र चलते वक्त सारी जमीन साफ हो रही थी। वो देखकर जग्गैया, अरे गजेंद्र, हालचाल बाद में पूछ लेना। मेरी गायों की तबीयत एक हफ्ते से ठीक नहीं है। मैं अकेला ही इस खेती को जोड़ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे चलने से, तुम्हारे वजन से जमीन अपने आप साफ हो रही है, देख रही हो? ऐसे कहते हुए गजेंद्र को 2-3 घंटे उस खेत में चलने को कहकर ऐसे चलने पर 1 घंटे के 2000 रुपए दूंगा कहता है जग्गैया। तब वजन के बारे में गुस्सा आने के बावजूद भी पैसे मिल रहे हैं ना कहकर खुश होता है गजेंद्र और उस काम को करने के लिए मान जाता है। ऐसे वो काम खत्म करने के बाद जग्गैया गजेंद्र को पैसे देता है। रोड रोलर को लेकर आना चाहिए या बड़ी सी गाड़ी लेकर आना चाहिए कहकर परेशान हो रहा था गजेंद्र। सही समय पर बहुत काम आ रहे हो, ये लो तुम्हारे पैसे। वो बातें सुनकर गजेंद्र को एक अच्छा उपाय याद आता है। उसके बाद घर लौटकर उसकी पुरानी गाड़ी निकलकर उसके छोटे छोटे रोड रोलर के टायर्स लगाकर रोड रोलर बाइक बनाता है। मेरा वजन वैसे भी ज्यादा है, इसीलिए ये रोड रोलर के छोटे टायर से काफी है। इसकी मदद से मैं चलने के समय काम करके ज्यादा कमा सकता हूँ। अभी से काम शुरू कर देना चाहिए।
ऐसे कहते हुए हर खेत के पास, रोड के पास और घरों के पास भी जमीन जोड़ने के लिए, जमीन साफ करने के लिए कम पैसों में ही काम करता रहता है। कम पैसों में ही काम करता रहता है। ऐसे एक दिन एक बहुत बड़ा मशीन वाला व्यापारी उस गांव में आकर गजेंद्र की रोड रोलर बाइक को देखता है। तुम्हारी ये बाइक मुझे बहुत पसंद आया है। ये बहुत ही मशहूर ऑटोमोबाइल शोरूम का ओनर हूँ मैं। तुम्हारी इस बाइक के राइड्स मुझे दोगे तो उसके लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतने दूंगा। और ऐसे ही अनोखे चीजें बनाने के लिए तुम्हारी ये सोच भी बहुत पसंद आई है मुझे। मेरी कंपनी में तुम्हें नौकरी दूंगा। वो बातें सुनकर बहुत खुशी होती है गजेंद्र को। उसके बाद झट से उस ऑफर को मानकर उस बाइक के सारे राइट्स उस बिजनेसमैन को देता है गजेंद्र। ऐसे ही उस नौकरी में भी ज्वाइन हो जाता है। ऐसे कुछ ही महीनों में बहुत बड़ा धनवान बन जाता है गजेंद्र। उसके बाद से उसका मजाक बनाने वाले दोस्त भी अब सर झुका रहते हैं। ये एक समय था जब मैं ये बातें सुनकर बहुत दुखी था, लेकिन ऐसे दुखी होने से कुछ भी हासिल नहीं होगा कहकर अपने दिमाग पर विश्वास करके सामने आने पर ऐसी कामयाबी मिलती है कहकर मैं भी एक अच्छी मिसाल हूँ। जगयपुरम नाम के एक गांव में गंगाराम नाम का एक धनवान रहता था। गंगाराम के पास कितने पैसे होने के बावजूद भी कभी भी अपने पैसों का घमंड दिखाए बिना सबके साथ बहुत अच्छे से रहता है। लेकिन उसकी एक आदत है, उसके पास जितने भी पैसे हैं वो गरीबों को देते रहने वाली एक सच्ची सोच है गंगाराम को। लेकिन मुफ्त में मदद करके गंगाराम उस गांव वालों को आलसी बनना नहीं चाहता है। ये क्या समस्या है मेरी? कोई अच्छा सा उपाय बताओ कांतैया। लोगों की मदद करनी है मुझे, लेकिन वो पैसों के गुलाम बनकर आलसी नहीं होने चाहिए। क्या कहते हो? आप जो कह रहे हो मैं समझ गया हूँ साहब जी, लेकिन आप अभी तक अपने व्यापारों में और घरों में गरीबों को रखकर तांकुआ दे रहे हो और किस तरह से उनकी मदद करना चाहते हो महाशय? तब गंगाराम कांतैया से कहता है, ऐसे उन्हें काम पर रखकर पैसे देने पर तंकवा दे रहे हो कह रहे हैं, लेकिन मदद नहीं कहते हैं। इसलिए ऐसे ना होकर अलग तरीके से मदद करना चाहता था वो। तब कांतैया को गंगाराम की तकलीफ समझ में आती है और वो एक अच्छा उपाय बताने के लिए थोड़ा सा समय मांगता है और ऐसे ही उस पर कैसे काम करना चाहिए कहकर सोचता रहता है। ऐसे उसे एक अच्छा उपाय आता है। महाशय, आप जो कह रहे हो वो बात सही है। इस गांव में बहुत तरह के लोग हैं। मुफ्त में काम करने पर आप उन्हें खराब करने वाले बनाओगे, ऐसा कहकर काम देने पर नौकरी होगी। इसीलिए अच्छी अच्छी चुनौतियां देकर इनाम के तौर पर मदद कीजिए महाशय। वो बात बहुत पसंद आती है गंगाराम को। ऐसे उस गांव के गरीब लोगों को किसी न किसी तरह से चुनौती देते हुए उसके पास जो पैसे हैं जीतने वाले लोगों को मदद के लिए देता है। ऐसे एक दिन गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके उसके घर के पास बुलाता है। गांव के सभी लोगों को मैं एक चुनौती देना चाहता हूँ। उसमें जीतने वालों को ढेर सारे पैसे इनाम में देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। कल सुबह से लेकर शाम तक जो भी मुझे 1000 कुलचा बनाकर देगा उन्हें ही इनाम मिलेगा। वो बातें सुनने के बाद सारे गांव वाले 1000 कुलचे के नाम सुनकर डरने लगते हैं, लेकिन कोई डर के बिना हिमजा नाम की एक बूढ़ी सामने आती है। वो देखकर गंगाराम, अरे बूढ़ी अम्मा, ये प्रतियोगिता तुम्हारे लिए नहीं है। 1000 कुलचे कोई मजाक नहीं है। बिना वजह परेशान मत हो।
मेरे बुढ़ापे के बारे में बात करने की क्या जरूरत है भाई। मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगी और उन 1000 कुलचे बनाकर दिखाऊंगी। बूढ़ी महिला वही इतनी हिम्मत से नीचे उतर रही है। तुम सबको क्या हुआ है? इस जमाने की लड़कियों, तुम सब हिस्सा नहीं लेना चाहते हो क्या? ऐसे कहते हुए कांतैया की बातें सुनकर 3-4 लड़कियां सामने आते हैं प्रतियोगिता में हिस्से लेने के लिए। सिर्फ हमें ही पता है वो हिमजा कुलचे बनाने में ही तेज है, इसलिए पहले उन्हें प्रतियोगिता में से हटा देंगे तो हम में कौन बेहतर है ये देखते हैं। पैसे आधे आधे बांट लेते हैं, क्या कहते हो? वो बात सुनकर बाकी की महिलाएं भी ठीक है कहते हैं। ऐसे हिमजा के काम में कैसे रुकावट डालनी चाहिए कहकर सोचती रहती है 4 महिलाएं। ऐसे एक लड़की उसके रास्ते में ले जाकर तेल डालती है। पैर फिसलकर गिरने पर प्रतियोगिता से बाहर निकल जाएगी कहकर, लेकिन उसी वक्त हिमजा को कोई और बुलाने पर अपना रास्ता बदल देती है हिमजा। ची, सोने जैसे प्लान खराब हो गया है। इतने में वो अगले दिन प्रतियोगिता वाला दिन आता है। तब वो दूसरी महिला हिमजा के आटे में पानी डाल देती है। अरे पानी कम हुआ है कहकर इसमें पानी डालने के बारे में सोचा तो ये पानी कहाँ से आ गया? ऐसे कहते हुए आटे को उस पानी के हिसाब से मिला लेती है हिमजा। उसके बाद फिर से बुद्धू बन गए कहकर सर पकड़ लेते हैं वो लड़कियाँ। ऐसी प्रतियोगिता के समय में अपनी बाकी की तैयारियां कर रही थी हिमजा। इतने में सबकी नजरों से बचकर तीसरी लड़की आग बुझा देती है। हे ऊपर वाले, लगता है तुम ही मेरे साथ हो। चूल्हा बहुत तेज जल रहा था, अगर ये आग ना बुझती तो बेकार में मेरे सारे कुलचे खराब हो जाते। हमैया। ऐसे कहते हुए छोटी आग पर काम करने लगती है हिमजा। ऐसे कितनी कोशिश करने पर भी वो सब हिमजा के लिए अच्छा ही होने पर अपनी गलती को मानकर वो सब अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन कितनी मेहनत करने पर भी 500 कुलचे भी नहीं बना पाती है वो लड़कियाँ। लेकिन हिमजा थोड़ी थोड़ी मेहनत से वो 1000 कुलचे बना ही लेती है। ऐसे उस प्रतियोगिता में जीत जाती है। उसके बाद गंगाराम उसे 1 लाख रुपए इनाम देता है। तुम्हारी उम्र के हिसाब से मैं कम अंदाज लगाया था माँ जी। ये लो आपके पैसों का इनाम। आपने गरीबों की मदद करने के लिए ही इस प्रतियोगिता को आयोजन किया था, लेकिन आप उन कुलचों का कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसलिए उन कुलचों को गरीबों को दो। हम सारी महिलाएं हर रोज यहाँ पर आकर थोड़े थोड़े कुलचे बनाएंगे, उसके लिए थोड़े से पैसे दीजिए, ऐसे आपकी मदद सब तक पहुँचेगी। वो उपाय बहुत अच्छा लगता है गंगाराम को। उसके बाद 1000 कुलचे वाली नानी के नाम से दुकान खोलता है गंगाराम। ऐसे ही वहाँ की मालकिन की तरह हिमजा को लगाता है।